उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत उम्मीद ही करता अच्छी हूँ चल रही दोस्तों आप होगी। सभी लोग मैं बहुत अच्छे प्रशांत होंगे और स्वागत आपकी है आपके प्रिपरेशन अपने बहुत ही अच्छी YouTube चल रही फैमिली होगी। एग्जाम ब्रिज पे। मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है दोस्तों आपकी अपने YouTube फैमिली एग्जाम ब्रिज पे। दोस्तों इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि NCL पे HEM ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम है 1 अक्टूबर को, उसके एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर को। दोस्तों इसके पहले मैंने मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2 को यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन वीडियो को भी देख लीजिए। यहाँ पे काइट टैप आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके उन दोनों वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की हम वीडियो पे डिस्कस करते हैं मॉडल पेपर नंबर 3 को। ठीक है दोस्तों, इस मॉडल पेपर पे भी 100 क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट की टाइमिंग मिलेगी। दोस्तों जैसे ही आप इन मॉडल पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिख के बताइएगा कि इस मॉडल पेपर पे आपके कितने स्कोर है। यदि आपके इस मॉडल पेपर पे अप्रॉक्स 75 प्लस या फिर 80 आ रहे हैं तो आप मान के चलिए आपके NCL में सिलेक्शन इस बार ही फिक्स है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला और पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा है? आप सभी लोग बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा भारत का पहला और पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा बन गया है? केरल बन गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, आप सभी लोग समझ गए ना। भारत का पहला और पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो केरल इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो किस शहर पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था दोस्तों? कौन से नंबर का था? 17वें नंबर का था। कहाँ पे आयोजित किया गया? इंदौर पे किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इंडिया की ऐसी कौन सी सिटीज है जो स्वच्छता पे नंबर 1 है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों आपको बताना है कि 77वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? बताइए दोस्तों, आपने स्वतंत्र दिवस की परेड वाली वीडियो को तो देखा ही होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 77वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी। सिंपल सा है, आप सब लोग थोड़ा सा भी सोचेंगे तो आप इसके क्वेश्चन के आंसर को बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा 77वें स्वतंत्रता दिवस की थीम थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, 77वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, चंद्रयान 3 चंद्रमा के जिस सतह पर लैंड हुआ उस बिंदु को अपन क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उस बिंदु को अपन क्या बोलते हैं जहाँ पे चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर लैंड हुआ था? तो थोड़ा सा आप सभी लोग दिमाग लगाइए दोस्तों, बहुत ही चर्चित टॉपिक था और आप सभी लोग को याद भी होगा। चंद्रमा के जिस सतह पर चंद्रयान लैंड हुआ था उस शक्ति का अपन नाम क्या रख दिए थे? शिव शक्ति पॉइंट। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। आपने इस बिंदु का नाम भी सुना होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का नाम क्या था। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। साथ ही साथ ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इसे किस रॉकेट की मदद से छोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग इन्हें देख लीजिएगा ना। शिव शक्ति पॉइंट यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों जब भी आप इस क्वेश्चन के आंसर को देंगे ना, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिख के जितने क्वेश्चन मैंने पूछा है, जैसे कि मैंने पूछा है कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था, तो आप वहाँ पे लैंडर का नाम लिखेंगे विक्रम। रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था, तो आप वहाँ पे इसे लिख देंगे। इसी तरह से किस रॉकेट की मदद से छोड़ा गया आप उसे भी जरूर बताइएगा। ठीक है, इस तरह से आप वहाँ पे आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हिमालय राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा, वर्तमान में हिमालय राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है। दोस्तों मणिपुर अभी चर्चा में बना हुआ है, तो आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में मणिपुर के CM कौन है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि मणिपुर के वर्तमान में CM कौन है। ठीक है, और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, इनमें से किस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। तो किस त्यौहार पे दोस्तों नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, ओणम त्यौहार पे नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है दोस्तों, आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। आप सभी लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। अच्छा सा क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, केरल राज्य पे हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का ब्लैक पगोड़ा किस देवता को समर्पित है। दोस्तों आप सभी लोग को पता होगा कि कर्नाटक का ब्लैक पगोड़ा यानी कि जो सूर्य मंदिर है वहाँ पे, तो ये किस देवता को समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ब्लैक पगोड़ा किसे बोलते हैं दोस्तों, कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है ना उसी को अपन ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार भारत की 2023 में मुद्रास्फीति दर कितनी है। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार भारत की 2023 पे मुद्रास्फीति की दर कितनी है, यानी कि इन्फ्लेशन रेट कितना है दोस्तों, वर्तमान में कितना है, 4.7 है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु खनिज नहीं है। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। आप सभी लोग ऑप्शन का सहारा लीजिए और इसके आंसर को बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा, जो जिप्सम होता है ना ये धातु खनिज नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग को पता हुआ कि आपका एग्जाम कब है, 1 अक्टूबर को आपका एग्जाम है। अब आपके पास सिर्फ 2 से 3 दिन का टाइम बचा हुआ है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। दोस्तों इसी रिवीजन को श्रृंखला को पूरा करने के लिए आप इन मॉडल पेपर को ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने 5 मॉडल पेपर को आपके एग्जाम के अनुसार डिजाइन किया है। इस पर आपको 500 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 5 मॉडल पेपर पर 500 क्वेश्चन रहेंगे और इन मॉडल पेपर को जब आप सॉल्व कर लेंगे ना दोस्तों, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा पेपर से पहले। ठीक है, तो प्लीज़ आप इन मॉडल पेपर को जरूर खरीदिएगा दोस्तों। इन 5 मॉडल पेपर की कीमत सिर्फ 49 रुपये है। ठीक है, और आपको इस नंबर पे पे करना पड़ेगा 7805982598 पे। आप फ़ोन पे भी कर सकते हैं, गूगल पे भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इन पेमेंट के स्क्रीनशॉट को इस नंबर पे सेंड कर देना है, इसी व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप इन मॉडल पेपर को जरूर खरीदिएगा दोस्तों। अभी तक मैं आपको बता दूँ करीब 50 से 60 लोगों ने इस मॉडल पेपर को खरीद चुका है और उनका रिव्यू बहुत अच्छा रहा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप इन मॉडल पेपर को जरूर खरीदिएगा। मैंने इन मॉडल पेपर को आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ इन मॉडल पेपर को आप जरूर लीजिएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, भारत में कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बन गया है। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों यदि आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो आपको पता होगा कि जो रूस है इस समय भारत का सबसे बड़ा तेल का आपूर्तिकर्ता देश बन चुका है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। होपफुली आप सभी लोगों ने इसे ही टिक किया होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय राइनो के लिए जाना जाता है। दोस्तों आप सभी लोग इसको क्वेश्चन को आंसर को बताइए। बहुत ही सिंपल है, आप सभी लोग थोड़ा सा भी सोचेंगे ना आप इस क्वेश्चन को टिक कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा, काजीरंगा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। काजीरंगा अभयारण्य जो है तो राइनो के लिए फेमस है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा सेंगोल किसका प्रतीक है। तो चर्चा में रहा जो सेंगोल है किसका प्रतीक है दोस्तों, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो पे भी बताया था, ये सत्ता हस्तांतरित करने का प्रतीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और इसे कहाँ पे लगाया गया दोस्तों, अभी जो नया संसद भवन है ना उसी के संदर्भ में ये चर्चा में था। तो सेंगोल किसका प्रतीक है दोस्तों, सत्ता हस्तांतरित करने का प्रतीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है। क्वेश्चन पे क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। सिंपल सा है, आप सभी लोग थोड़ा सा सोचिए दोस्तों। आई होप दोस्तों आपने बिल्कुल सही सोचा होगा, कर्नाटक इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। जो कर्नाटक राज्य है ना दोस्तों शहतूत उत्पादन करता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडारू किस जगह पर स्थित है? तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? हुंडारू है। अब आपको बताना है कि यह हुंडारू किस जगह पे स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? आपने बिल्कुल सही सोचा, रांची झारखंड पे स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन तो अनगिनत बार आपने सॉल्व किया होगा और आपको पता ही होगा कि भाखड़ा नागल परियोजना जो है तो सतलुज नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो पूर्वी घाट है, जैसे कि यहाँ पे ये अपना इंडिया हो गया, ठीक है, मैं सबसे नीचे वाले पोर्शन का हिस्से का मैप बना रहा हूँ, ये अपना इंडिया हो गया। इसको अपन क्या बोलते हैं, जहाँ पे मुंबई है वहाँ पे अपन पश्चिमी घाट बोलते हैं, और ये वाला हिस्सा जहाँ पे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है, इसको अपन बोलते हैं पूर्वी तट। ठीक है, ये पूर्वी तट है और ये क्या है, पश्चिमी तट है। तो दोस्तों जो उड़ीसा है, उड़ीसा पे एक पर्वत है, ठीक है, पर्वत, उस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है दोस्तों? महेंद्रगिरी। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है दोस्तों? महेंद्रगिरी। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, और ये कहाँ पे है दोस्तों? उड़ीसा पे है। ठीक है, तो एक बार मैं आपसे फिर से पूछ लेता हूँ, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि सर्वाधिक प्रवासी किस देश में पाए जाते हैं। दोस्तों प्रवासी तो आप सभी लोग समझते हैं ना, एक देश को छोड़ के दूसरे देश में चले जाना प्रवासी कहलाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि सर्वाधिक प्रवासी किस देश में पाए जाते हैं। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही सोचा होगा और ऑप्शन नंबर ए को टिक किया होगा, यानी कि अमेरिका और कनाडा पे सर्वाधिक प्रवासी पाए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और अभी मैंने आपसे पूछा था कि 17वां प्रवासी दिवस कहाँ पे मनाया गया था, तो 17वां प्रवासी सम्मेलन कहाँ पे मनाया गया था? इंदौर पे मनाया गया था। और सर्वाधिक प्रवासी किस देश में पाए जाते हैं? अमेरिका और कनाडा पे पाए जाते हैं। कनाडा पे आप सभी लोग जानते होंगे कि अधिकतर पंजाबी वहीं पे रहते हैं, ठीक है ना, और यूएसए पे भी सभी देश के लोग जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए सर्वाधिक प्रवासी किस देश में पाए जाते हैं? अमेरिका और कनाडा पे पाए जाते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि मेरीकल्चर किसका उत्पादन करता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने मेरीकल्चर पूछा है, ना कि सेरीकल्चर। आप सभी लोग को ध्यान देना है कि मैंने यहाँ पे मेरीकल्चर पूछा है और यहाँ पे किसी भी तरह की गलती नहीं है। तो आपको बताना है कि मेरीकल्चर का संबंध किससे है। तो मेरीकल्चर पे किसका उत्पादन किया जाता है दोस्तों? मैं आपको बता दूं, जो मेरी है ना, मेरी से आपको क्या समझ में आ रहा है? मैरिन, यानी कि समुद्री उत्पाद को उत्पादन किया जाता है, यानी कि समुद्री जीवों को उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, मेरीकल्चर का में किसका उत्पादन किया जाता है दोस्तों? समुद्री जीवों को उत्पादन किया जाता है, या फिर समुद्री उत्पादों को उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और सेरीकल्चर का संबंध किससे है दोस्तों? यहाँ पे मैंने सेरी पूछा है। अब सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम से है, आप सभी लोग को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है। दोस्तों आपको बताना है कि सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है विश्व में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है बैकाल झील। कहाँ पे है? रूस पे है। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है, और ये कहाँ पे है? रूस पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों? सन 1969 पे हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज तेल और कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो खनिज तेल होता है और ये कोयला होता है किन चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों आपको बताना है कि भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत कौन सा है। क्वेश्चन पे क्या बोला है, भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत कौन सा है। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा, भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत कौन सा है? INS विक्रमादित्य। हाँ दोस्तों, INS विक्रमादित्य इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है। तो आपने बिल्कुल सही सोचा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
दादा भाई नौरोजी जी को। दादा भाई नौरोजी जी को द ग्रैंड गोल्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि गरम दल के नेता कौन कौन थे। गरम दल के नेता कौन कौन थे। हालांकि आपको याद होगा कि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और कौन थे, एक का नाम मैं भूल रहा हूँ, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, लाला लाजपत राय, ये गरम दल के नेता थे। ठीक है, आप सभी लोग को पता होगा कि लाल बाल पालिया कौन थे, गरम दल के नेता थे। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी किस दल के नेता थे, नरम दल के नेता थे, तो आपको ये भी पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि यहाँ पे एक चिन्ह दिया गया है, आपको बताना है कि ये किसको प्रदर्शित करता है। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपने बिल्कुल सही सोचा, इसका आंसर हुआ ओवरटेकिंग करना मन्नत है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ये रिप्रेजेंट करता है कि इसको जब भी आप वाहन चलाते हैं और ये वाला चिन्ह आ जाता है तो वहाँ पे आप ओवरटेकिंग नहीं कर सकते हैं, ओवरटेकिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ओवरटेकिंग करना मना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिसलन या गीली सड़क पर गाड़ी चलाते समय आपको क्या करना चाहिए। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप ही बताइए दोस्तों, यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके सामने फिसलन भरी सड़क आती है तो आपको बताना है कि वहाँ पे आप क्या करेंगे। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, अचानक ब्रेक लगाने से बचेंगे। ठीक है, और जो स्पीड होती है उसे भी कम कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही रहेगा ना, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्योंकि दोस्तों यदि आप अचानक ब्रेक लगा देंगे तो यहाँ पे आप फिसल जाएंगे सड़क पे। ठीक है, इसीलिए आप अचानक ब्रेक भी नहीं लगाएंगे और स्पीड थोड़ा कम भी नहीं करेंगे। ठीक है, स्पीड कम करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एक्सप्रेस वे पर कार ड्राइविंग करते समय आप समान रूप से उपयोग करेंगे। क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं दोस्तों, एक्सप्रेस वे पे कार ड्राइविंग करते समय आप समान रूप से किसका उपयोग करेंगे। तो दोस्तों जो एक्सप्रेस वे होता है तो अपन किसका यूज करेंगे दोस्तों, ये भी जो बीच वाली पट्टी होती है ना, अपन इसी पे जाते हैं जो एक्सप्रेस वे होते हैं। ठीक है ना, बीच वाली लेन का अपन यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, भारत में सड़क दुर्घटनाओं में मौतों का सबसे मुख्य कारण क्या है। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग की वजह से भारत में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप गाड़ी चला रहे हैं, एक वाहन पीछे से आता है और चमकती हेडलाइट तुम्हारी तरफ करता है तो तुम्हें क्या करना चाहिए। क्वेश्चन पे क्या बोला है, यदि आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके पीछे कोई व्यक्ति आ रहा है गाड़ी चलाते हुए भी और हेडलाइट चमका रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों, आप सभी लोग ही बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, सुरक्षित होने पर उचित सिग्नल के साथ वाहन को ओवरटेक करने देना चाहिए। जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, और ये दूसरा वाहन आ गया, ठीक है, ये आपको बार बार हॉर्न बजा रहा है और ये हेडलाइट को चमका रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपको उसे यानी कि ये वाले वाहन को आपसे जल्दी निकलना है, इसलिए पर्याप्त सिग्नल को देख के इसे जाने देना चाहिए, यानी कि ओवरटेक करने की अनुमति दे देनी चाहिए। ठीक है, यही क्वेश्चन पे पूछा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि MCWG का फुल फॉर्म क्या होगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सिंपल सा है, यदि आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भी सोचेंगे तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को बता देंगे दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा MCWG का मतलब क्या होगा, मोटरसाइकिल विथ गियर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 स्ट्रोक इंजन में कैंप शॉट की गति क्या होती है। 4 स्ट्रोक इंजन पे कैंप शॉट की गति क्या होती है दोस्तों, क्रैंक शॉट की आधी होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन पे सिलेंडर हेड किसका बना होता है। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं क्वेश्चन को लगा देता हूँ। आपको बताना है कि डीजल इंजन पे सिलेंडर हेड सामान्यतः किस धातु से बना होता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो डीजल इंजन होता है इस पर सिलेंडर हेड किसका बना होता है, कच्चे लोहा का बना होता है, यानी कि कास्ट आयरन का बना होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी दोस्तों आप डीजल
और एलिमेंट्री नॉलेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, यानी कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो आप जब भी करना तो उसकी आप इंग्लिश को जरूर देखना दोस्तों। इससे आपके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ना, आप वहाँ पे करेक्ट आंसर को टिक कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो एलिमेंट्री नॉलेज की हिंदी है ना, थोड़ा सा खतरनाक है, इसलिए आपको इंग्लिश जरूर चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस भी है और तेल भी को है जीवाश्म ईंधन है। तो ऊपर के दिए गए सभी ये जीवाश्म ईंधन है। तो इतना तो आप सभी लोग को पता ही होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एलपीजी की ऑक्टेन संख्या कितनी होती है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के तुरंत बताइए। तो आपको बताना है कि इस एलपीजी का ऑक्टेन संख्या कितनी होती है, 110 होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि GVW, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म बताइए, ग्रॉस व्हीकल वेट। ठीक है, GVV क्वेश्चन पे क्या बोला हुआ है, GVW किसी वाहन को भारी वाणिज्यिक वाहन के रूप में वर्गीकृत किया है यदि GVW हो। ठीक है, GVW का मतलब क्या हुआ, जैसे अपन वाणिज्य यानी कि जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, GVW। तो उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन पे यही पूछा है। तो इसकी विशेषता क्या रहेगी दोस्तों, 16 मीट्रिक टन से अधिक होना चाहिए, तभी अपन उसे GVW पे डालेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। GVW पे अपन वाहन को कब डालेंगे, जब वह 16 मीट्रिक टन से अधिक होगा, 16.2 मीट्रिक टन से अधिक होगा, उसे अपन ग्रॉस व्हीकल वेट पे डालेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों जो GVW है ना, ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस व्हीकल वेट होता है। तो आपको इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन को स्टार्ट करते समय सेल्फ स्टार्टर द्वारा किस भाग को घुमाया जाता है। क्वेश्चन पे क्या बोला दोस्तों, डीजल इंजन को स्टार्ट करते समय सेल्फ स्टार्टर द्वारा किस भाग को घुमाया जाता है। तो किस भाग को घुमाया जाता है दोस्तों, क्रैंकशाफ्ट को घुमाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला दोस्तों, क्वेश्चन पे बोला है इस प्रकार के यूनिवर्सल जॉइंट पे 2 यूनिवर्सल जॉइंट होते हैं जो आपस में बॉल और सॉकेट द्वारा जुड़े होते हैं। ये किसके बारे पे कथन कहा गया है, आपको बताना है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। जो यूनिवर्सल जॉइंट होते हैं ना, यूनिवर्सल जॉइंट क्या करते हैं दोस्तों, ये गति का उतार चढ़ाव करते हैं, यानी कि स्पीड का फ्लक्चुएशन करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यूनिवर्सल जॉइंट क्या करते हैं दोस्तों, गति का उतार चढ़ाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है दोस्तों, आप सभी लोग बताइए। इस क्वेश्चन पे बोला है कि कौन से डिवाइस व्हील की स्पिन को सेंसर होता है। क्वेश्चन पे क्या बोला है, व्हील की स्पीड यानी कि जो व्हील होती है यानी कि जो पहिया होता है, पहिए की स्पीड स्पिन का सेंसर होता है। तो पहिए की स्पीड स्पिन का सेंसर क्या होता है दोस्तों, ECU। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यदि आपको ECU का फुल फॉर्म पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायर की ऊंचाई की गणना अपन कैसे करते हैं, आप मुझे बताइए दोस्तों। तो टायर की ऊंचाई की गणना अपन कैसे करते हैं, टायर का बाहरी डायमीटर और रिम का डायमीटर इन्हें आपस में माइनस कर देते हैं तो टायर की ऊंचाई की गणना हो जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। टायर की बाहरी डायमीटर माइनस रिम का डायमीटर, इससे अपन टायर की गणना कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग इस मॉडल पेपर के क्वेश्चन को लेवल को देख ही सकते हैं। मैंने बहुत ही शालीनतापूर्वक इन सभी मॉडल पेपर के क्वेश्चन को डिजाइन किया है। ठीक है दोस्तों, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही लिया है। और अभी तक जितने भी डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, और जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। इसीलिए दोस्तों यदि आप इन मॉडल पेपर के PDF को चाहते हैं तो आप मेरे से उन PDF को जरूर ले लीजिएगा। आपके पास सिर्फ 2 दिन का टाइम बचा हुआ है और आपको सिर्फ 49 रुपये पे करना है। ठीक है, इस 49 रुपये को पे करके इन 5 मॉडल पेपर को आप एक बार लगा लीजिएगा दोस्तों, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। यदि आप इन मॉडल पेपर को नहीं भी लेते हैं तो मैं आपको इसकी वीडियो अपने YouTube वीडियो पे जरूर प्रोवाइड करूंगा, इससे भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यदि आप इन्हें खरीद के पढ़ेंगे ना तो आपका ज़्यादा मन लगेगा, क्योंकि दोस्तों जब आप पैसा पे कर देते हैं तो आपको भी पता है कि आप उसे पढ़ेंगे, इसलिए दोस्तों इनको आपको ज़रूर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, इंजन के किस भाग द्वारा स्नेहन दाब भरण तंत्र द्वारा नहीं होता है।
तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा खतरनाक हिंदी लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंजन के किस भाग का स्नेहक दाब भरण तंत्र द्वारा नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पे स्नेहक रहेगा, सॉरी मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे लुब्रिकेंट्स हैं, ठीक है। तो थोड़ा इसीलिए मैंने बोला है कि जब भी आप इंजन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो आपको उसके इंग्लिश जरूर देखना है दोस्तों, ठीक है। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वॉल्व रॉड और पुश रॉड होगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इंजन के वाल्व रॉड और पुश रॉड स्नेहक दाब भरण तंत्र द्वारा नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लच जिसे चालक सॉफ्ट को रोके बिना चलायमान सॉफ्ट को रोकने के लिए प्रयुक्त होता है, किस प्रकार के क्लच से सकारात्मक चालन संभव है। तो क्वेश्चन पे डिटेल पे बता दिया गया है कि एक क्लच जिसे चालक सॉफ्ट को रोके बिना चलायमान सॉफ्ट को रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किस प्रकार के क्लच में सकारात्मक चालन संभव है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, डॉग क्लच। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोल है दोस्तों, आप सभी लोग बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे बोला है, एयर कूलिंग इंजन पे गर्मी को कम करने के लिए कौन सा हिस्सा मदद करता है। तो एयर कूलिंग कम करने के लिए, क्वेश्चन पे क्या बोला है, एयर कूलिंग इंजन पे गर्मी को कम करने के लिए उसका कौन सा हिस्सा मदद करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, सिलेंडर और हेड पिन्स मदद करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट बल्ब को दबाव वाली शीतलन प्रणाली में कहाँ लगाया जाता है। क्वेश्चन पे क्या बोला है, थर्मोस्टेट बल्ब को दबाव वाली शीतलन प्रणाली में कहाँ लगाया जाता है। तो कहाँ पे लगाया जाता है दोस्तों, वाटर आउटलेट ऑफ वाटर जैकेट पे लगाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है दोस्तों HEUI में कितने ईंधन कक्ष होते हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे कोई इसका फुल फॉर्म बताइएगा दोस्तों, इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ पे लगाया जाता है दोस्तों, इसमें कितने ईंधन कक्ष होते हैं। HEUI में कितने ईंधन कक्ष होते हैं, 2 ईंधन कक्ष होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो CRDI इंजन में डीजल दबाव विकसित कर रहा है उसे अपन क्या बोलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन पे क्या बोला है, जो CRDI इंजन पे डीजल दबाव विकसित कर रहा है। तो डीजल दबाव कब विकसित होता है दोस्तों, उच्च दबाव पंप पर होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन पे क्या बोला दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज आप सभी लोग समझिएगा। क्वेश्चन पे बोला था, जो CRDI इंजन पे डीजल दबाव विकसित करता है वह क्या है। तो हाई प्रेशर पंप है। हाई प्रेशर पंप CRDI इंजन पे, ठीक है, डीजल दबाव को विकसित करता है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, टार्क बढ़ाने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है। आपको बताना दोस्तों, टार्क बढ़ाने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, टार्क बढ़ाने के लिए अपन किस उपकरण का यूज करते हैं। टार्क का अपन किसका यूज करते हैं दोस्तों, गियर को कम करने के लिए करते हैं, ठीक है। टार्क को बढ़ाने के लिए अपन किस उपकरण का यूज करते हैं, गियर को कम करने के लिए करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन पिन खालिस्तान के लिए होता है। तो पिस्टन पिन किसके लिए होता है दोस्तों, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को कनेक्ट करने के लिए। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डीजल इंजन के इंटेक सिस्टम का हिस्सा नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डीजल इंजन के इंटेक सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों एयर क्लीनर भी है, एयर इंटेक साइलेंसर भी है और ब्लोअर भी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये सभी डीजल इंजन के हिस्से हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढलवा लोहा सिलेंडर ब्लॉक की तुलना में एल्युमिनियम सिलेंडर ब्लॉक का कितना गुना होता है, कितने % हल्का होता है। क्वेश्चन पे ये पूछा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ढलवा लोहा सिलेंडर ब्लॉक की तुलना में एल्युमिनियम सिलेंडर ब्लॉक 40% हल्के होते हैं। आपको पता है दोस्तों, एल्युमिनियम जो होता है लोहे से हल्का होता है। तो कितने गुना हल्का होता है दोस्तों, 40% हल्का होता है एल्युमिनियम सिलेंडर ब्लॉक। ऑप्शन दो यहाँ करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि मैनीफोल्ड
एब्सोल्यूट प्रेशर को मापता है। तो एक मोनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर किसको मापता है दोस्तों? इनटेक मैनीफोल्ड प्रेशर को और बाहरी प्रेशर के अंतर को मापता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार में गति नियंत्रक का कार्य क्या होता है? क्वेश्चन पे क्या बोला है? कार में गति नियंत्रक का कार्य क्या होता है? आप ही बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? गति को सीमित करना गति नियंत्रक का कार्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में होने वाला विक्षोभ यह निश्चित करता है। तो आपको बताना है कि डीजल इंजन में होने वाला विक्षोभ क्या निश्चित करता है? इंजन की कंपन को कम करता है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनी ईंधन पंप इससे कम करता है। तो मशीनी ईंधन पंप इससे क्या कम करता है दोस्तों? कैम को कम करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे कैम शॉट रहेगा, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, कैम शॉट इससे कम करता है। ठीक है, जो मशीनी ईंधन पंप होता है कैम शॉट कम करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRDI ईंधन प्रणाली पे प्रेशर डिस्चार्ज बल्ब कहाँ लगाया जाता है? दोस्तों इसके पहले भी CRDI आया था। आपको बताना है कि CRDI फ्यूल सिस्टम पे प्रेशर डिस्चार्ज बल्ब कहाँ पे फिट किया जाता है। तो कहाँ पे फिट किया जाता है दोस्तों, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये किया जाता है दोस्तों कॉमन रेल पे फिट किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों इसलिए मैंने बोला था जब भी आप ये वाले क्वेश्चन की हिंदी को पढ़िएगा तो एक बार आप इंग्लिश वाले उसके ट्रांसलेट पर जरूर ध्यान दीजिएगा। इससे दोस्तों आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि टर्बो चार्जर कहाँ पे लगाया जाता है। तो टर्बो चार्जर कहाँ पे लगाया जाता है दोस्तों? एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड पे लगाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर पंप में पानी का रिसाव किस भाग को रोकता है? वाटर पंप पे पानी का रिसाव किस भाग को रोकता है दोस्तों, आप बताइए। ये सील भाग को रोकता है। ठीक है, क्वेश्चन पे क्या बोला? तो दोस्तों मैं आपको इस क्वेश्चन को फिर से समझा रहा हूँ। क्वेश्चन पे बोला है वाटर पंप का कौन सा भाग पानी के रिसाव को रोकता है। ठीक है, तो जो सील वाला भाग होता है ना, ये पानी के रिसाव को रोकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सल और चेसिस फ्रेम के बीच किस प्रणाली का यूज किया जाता है? तो एक्सल और चेसिस फ्रेम के बीच किस प्रणाली का अपन यूज करते हैं दोस्तों? सस्पेंशन सिस्टम का यूज करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे इंजन और गियर बॉक्स के बीच चढ़ाया जाता है? तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इंजन और गियर बॉक्स के बीच किसको चढ़ाया जाता है? क्लच को चढ़ाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार में कर्षण प्रणाली यानी कि TCS किसका नियंत्रण करता है? तो कार पे कर्षण प्रणाली यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल प्रणाली आपको बताना है किसको कंट्रोल करता है। तो किसको कंट्रोल करता है दोस्तों? रास्ते की सतह पर संचालित टायरों की ऐंठन को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन अंतर्ग्रहण बल्ब का आकार क्या होता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? निर्गत बल्ब से बड़ा होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीजल इंजन पे ईंधन और वायु का मिश्रण कहाँ पे होते हैं? बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इंजन सिलेंडर पे होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गत ध्वनि को कम करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला साधन कौन सा है? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? टेल पाइप। निर्गत ध्वनि को कम करने के लिए किसका यूज करते हैं? टेल पाइप का यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन पिस्टन समानता एल्युमिनियम मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। तो इसका रीजन क्या है दोस्तों? मैंने आपको बताया था जो एल्युमिनियम पिस्टन होते हैं ये वजन पे हल्के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव चालित ब्रेक प्रणाली पे ब्रेक पाइपों इससे बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं इस पे पाइपों को किससे बनाया जाते हैं? यानी कि जो इनकी पाइप होती है किससे बनाई जाती है? तो बताइए कहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इस्पात से बनाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ तक अपने एलिमेंट्री नॉलेज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं
ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इन मॉडल पेपर जो एलिमेंट्री नॉलेज के क्वेश्चन लिए हैं किस लेवल के आपके एग्जाम पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इन सभी क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों तो आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कैसे आपको प्राप्त करना है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतनाट्य शैली का संबंध किस राज्य से है। तो भारतनाट्यम शैली, सॉरी क्वेश्चन पे क्या बोला था, भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है, तमिलनाडु से है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। दोस्तों अब बात आती है HEM का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे का एग्जाम देने जा रहे हैं और यही क्वेश्चन पे पूछ लेगा तो आप इसका आंसर क्या टिक लगाएंगे दोस्तों। तो HEM का फुल फॉर्म होता है हैवी अर्थ मूविंग मशीन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आपको ये तो पता होना चाहिए ना, HEM ऑपरेटर की आप तैयारी कर रहे हैं और आपका पेपर भी 2 दिन बाद है। क्वेश्चन पे यही पूछ लिया कि HEM को फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैवी अर्थ मूविंग मशीन लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग को पता होगा कि आपकी एग्जाम कंडक्ट होने पे अब 2 दिन का टाइम ही बचा हुआ है। ऐसे में दोस्तों यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इन मॉक टेस्ट को ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, ये मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके पहले वाली मेरी वीडियो आप देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने बताया था कि इन मॉडल पेपर को आपको कैसे खरीदना है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, नॉमिनल फीस है सिर्फ 49 रुपये पे इन सभी मॉडल पेपर को आप लेके अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके पास टाइम कम है दोस्तों, इसीलिए अब यहाँ पे 5 मॉडल पेपर मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है। 5 मॉडल पेपर यानी कि 500 क्वेश्चन को आप इजीली 1 से 2 दिन पे रिवाइज कर सकते हैं और 1 दिन का टाइम आपके पास बचेगा तो वहाँ पे आप रिलैक्स दीजिएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप इन मॉडल पेपर को ज़रूर खरीदिएगा दोस्तों। ठीक है, सिर्फ 49 रुपये के यहाँ पे इसका प्राइस रखा है मैंने। ठीक है, ये सारी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी सिर्फ 49 रुपये पे। और दोस्तों यदि आप इन पेपर को लेना चाहते हैं तो आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा 7805982598। ठीक है, आप इस नंबर पर मेरे को कांटेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये सारे मॉडल पेपर की PDF फॉर्मेट में मैं वहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, धारा के विपरीत दिशा पे 140 किलोमीटर जाने के लिए एक नाविक को 12 घंटे का समय लगता है, जबकि समान दूरी को धारा की दिशा में तय करने के लिए उसे 9 घंटे का समय लगता है। तो धारा की चाल क्या होगी आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, धारा के विपरीत दिशा पे नाव की चाल को निकाल लेते हैं। ठीक है, धारा के विपरीत दिशा पे नाव की चाल, तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल को मैं D से डिनोट करूंगा। तो आप D मतलब क्या समझेंगे, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी यहाँ पे कितनी है 144 है और समय कितने लग रहा है दोस्तों 12 घंटा। तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी आ जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना आप सभी लोग समझ गए ना दोस्तों। ठीक है, D यानी कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी आ जाएगी, धारा की दिशा में नाव की चाल को अपन U से डिनोट करेंगे। तो धारा की दिशा पे नाव की चाल कितनी आ जाएगी दोस्तों, दूरी कितनी है, दूरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दूरी यहाँ पे 144 है और समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है इसको दोस्तों 9 घंटे का। तो 144 पे जब अपन 9 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 16 आ जाएगा। यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी आ जाएगी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन पे क्या बोला है, धारा की चाल को अपने को निकालना है। ठीक है, धारा की चाल आपको अपने निकालना है। तो धारा की चाल को अपन क्या मान लिए, y मान लिए। ठीक है, अब धारा की चाल जब अपने को निकालना है ना तो अपने को क्या लिखेंगे, धारा की दिशा में नाव की चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, और इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसे 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 16 माइनस 12/2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 4/2, यानी कि 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहा। आप सभी लोग समझ गए ना दोस्तों, पूरी मेहनत मैंने लगा दी है इस क्वेश्चन को समझाने पे, 1% का भी डाउट नहीं होना चाहिए। 2 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट पे 80 रन बनाए
दूसरे टेस्ट पे 258 रन बताएं। आपको बताना है कि तीसरे टेस्ट में उसे कितने रन बनाना चाहिए कि उसका औसत 230 हो जाए। बताइए आपका आंसर इसका क्या होगा दोस्तों। आप सभी लोग मैच देखते हैं, मेरे को पता है, तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उसके तीनों टेस्ट में क्या करना है, 3 टेस्ट खेलते हैं, ठीक है। 3 टेस्ट में उसका औसत कितना होना चाहिए, 230 होना चाहिए। तो कुल रन कितने हो गए दोस्तों, यहाँ पे अपन निकाल लेते हैं कुल रन। तो कुल रन कैसे निकालेंगे, औसत कितना है 203 और कितने मैच है दोस्तों, यहाँ पे 3 मैच हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 690। इतना आप सभी लोग समझ गए ना। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको बताना है कि तीसरे टेस्ट में उसके कितने रन होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस कुल रन से जितने भी रन अभी तक बनाए उसे माइनस कर देना पड़ेगा, यानी कि 690 माइनस 180 माइनस 258। इतना आप सभी लोग कर देंगे ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 252 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 690 से जब 180 और 258 को आप जब घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 252 आ जाएगा। इतना आप सभी लोग कर सकते हैं ना, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप किसी का नाम लिख दीजिए। रमेश अपनी आय से घरेलू खर्च पर 24%, मनोरंजन पर 16%, शिक्षा पर और 12% वह बचा लेता है, ठीक है। क्वेश्चन पे क्या बोला दोस्तों, आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। रमेश अपनी आय का घरेलू खर्च पर 24%, ठीक है, मनोरंजन पर 16% और शिक्षा पर 12% खर्च करता है, बाकी वह बचा लेते हैं। तो आपको बताना है कि यदि बचत 3228 रुपये की हो तो उसकी मासिक आय क्या होगी। आप सभी लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत बारी सॉल्व किया होगा और मैंने आपके साथ डिस्कस कई बार किया भी है। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि उसकी मासिक आय कितनी रही होगी। उसकी मासिक आय हमने मान लिया कि उसकी मासिक आय थी 100%, ठीक है, 100% हमने उसकी मासिक आय को मान लिया। इसके बाद वो खर्च कितना करता है, 24, 16 और 12, तो अपन इनको जोड़ लेते हैं। तो 24 और 16 कितना हुआ, 24, 16 करीब 40 हुआ, 40, 12 कितना होगा 52 हो गया। तो यहाँ पे खर्च कितना करता है दोस्तों, मैंने यहाँ पे खर्च लिख दिया। खर्च कितना करता है, खर्च करता है 52%। तो अब बचा कितना दोस्तों, यहाँ पे बचा 48%, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा दोस्तों 48% बना। हमने उसकी मासिक आय को क्या माना था, 100 माना था। 100 में से खर्च कितना करता है, 52% खर्च करता है, तो बचा कितना 48, ठीक है, 48 यहाँ पे बचा। और यहाँ पे 48% की वैल्यू कितनी दी गई है, 3288 दी गई है ना। यहाँ पे 48% की वैल्यू कितनी दी गई है, 3288। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3288 यहाँ बटे 48, ये आ गया दोस्तों। आप सभी लोग इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 1% की वैल्यू आ गई 3288 बटे 48। तो अपन को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 100% की वैल्यू को निकालना है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 100 के साथ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3288 बटे 48 इंटू 100, ठीक है। बस आपका आंसर आ गया। आप इसे सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 6850 रुपये। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग समझ गए ना दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आपको क्या करना है, आपको करना है दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था, 3288 पे जब आप 48 का भाग लगाएंगे और इसके साथ जब आपका 100 का गुणा करा देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 6850 रुपये, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्कर का मूल्य, शक्कर यानी कि चीनी 10% बढ़ जाए तो उपभोक्ता को कितने % उपभोग कम करना चाहिए ताकि खर्च न बढ़े। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है, एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले लिखना है 100 इंटू वृद्धि लिखना है। वृद्धि कितने की होती है आपको उसे लिखना है, जैसे कि यहाँ पे 10% की वृद्धि हो रही है तो आपको यहाँ पे 10% लिखना पड़ेगा। इसके बाद 100 प्लस जो भी वृद्धि हो रही है ना, उन वृद्धि को यहाँ पे जोड़ देना है, ठीक है। आपको क्या करना है, 100 इंटू जो वृद्धि हो रही है, ठीक है। इसके बाद उसी वृद्धि को यहाँ पे 100 के साथ प्लस कर देना है। जैसे यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 100 इंटू 10, इसके बाद वृद्धि कितनी हो रही थी 10% की, तो 100 प्लस 10 बराबर 110। बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 100/11, 100/11। और 100/11 को अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, बताइए। 100/11 को अपन लिख सकते हैं
9.09, क्योंकि दोस्तों जब आप इसे भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, चलिए अपन इसे सॉल्व ही कर देते हैं। 11 9 99 और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, यानी कि 9 सही 1/11 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आएगा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.09% यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% का घाटा सहकर मोहन को बेच दिया, तो बताइए मोहन ने साइकिल को कितने रुपए में खरीदा। ऐसा आप भी करते हैं दोस्तों, एक चीज़ को खरीद के दूसरे दोस्त को दे दिया, दूसरे दोस्त को खरीद के तीसरे दोस्त को दे दिया, तीसरे ने चौथे को दे दिया। तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चन आया है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा जो भी यहाँ पे सबसे पहले साइकिल कितने में खरीदी थी, 1000 में खरीदी थी, ठीक है, तो यहाँ पे 1000 लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे लाभ हो रहा है दोस्तों, जब भी यहाँ पे लाभ वाली कंडीशन आती है ना तो उसे 100 के साथ प्लस करके लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लाभ की कंडीशन आई है तो आपको क्या करना है, 100 के साथ इसको प्लस करके लिखना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 120 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब हानि वाली बात आती है ना तो उससे क्या करना है, हमेशा 90 के साथ माइनस करके लिखना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 90% और यहाँ पे कितना है 120%, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 120% आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 90/100 आ जाएगा। बस आपका आंसर आ गया, चुटकी में आंसर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 2 0 से 2 0 ये कट गए, 2 0 से 2 0 ये कट गया। अब 12 नंबर कितना होता है दोस्तों, 12 नंबर होता है 108। 108 को जब आप 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1080। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहा। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए ना, बस आपको इतना याद रखना है, लाभ वाली जब भी कंडीशन होती है तो उसे आपको 100 के साथ प्लस करके लिखना है और हानि वाली कंडीशन पे उसे 100 के साथ माइनस करना है, ठीक है। और जो पहले वाला क्रयमूल्य था उसके साथ आपको गुणा कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को बेचने पर लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है, तो आपको बताना है कि इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पे लाभ यानी कि प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है दोस्तों, 2/7 है। अब दोस्तों आप ही बताइए, यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है, 7 है, 7 रुपये में यहाँ पे लाभ भी छिपा हुआ है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्रय मूल्य कितना आ जाएगा। जब 2 रुपये का लाभ हो रहा है ना तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 - 2, ठीक है। विक्रय मूल्य से यदि आप लाभ को घटा देंगे तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। क्रय मूल्य कितना आ गया, 5 आ गया। अब अपने को क्या करना है दोस्तों, प्रॉफिट लाभ निकालना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट लाभ कितना आ जाएगा, तो लाभ कितना है दोस्तों, 2 रुपये का यहाँ पे लाभ है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी है, 5 रुपये बटे यहाँ पे 100 कर देंगे, बस आपका आंसर आ गया। 20 पंचे कितना होता है दोस्तों, 100, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। 20 × 2 = 40% यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। सही है ना दोस्तों, 40% यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन के 7% और 10% के साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% हो तो वार्षिक ब्याज की दर आपको बताना है। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, अपने को क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, ठीक है। तो अपन यहाँ लिखेंगे मूलधन। इसके बाद अपने को क्या लिखना है, ब्याज × 100, इतना आप सभी लिख देंगे ना। इसके बाद आपको लिखना है दोस्तों दर, इतना आप सभी लोग लिख देंगे ना। इसके बाद इसको लिखना है दोस्तों, इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे समय में अंतर, समय में अंतरण, ठीक है। आपको इस फॉर्मूले का आपको यहाँ पे यूज करना है और आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप सभी लोग तुरंत नोट कीजिए, इतना आप सभी लोग कीजिए ना, कर लिए ना। इसके बाद आपको क्या करना है, ब्याज की जगह आपको यहाँ पे कितने लिखना है, 150 लिखना है, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे 100 कर दिया। इसके बाद यहाँ पे दर कितनी है, 5%, मैंने ये भी कर दिया। इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह भी लगा दिया। अब आपको क्या करना है, समय का अंतर लिखना है, यानी कि 10 में से यदि आप 7 को घटा देंगे, यानी कि आपको क्या करना है 10 - 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इतना आप सभी लोग समझ गए ना दोस्तों, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा। 100 में यदि जब 5 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 150 पे यदि आप 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 5 = 15 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। तो 50 और 20 का जब आप गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, ठीक है ना।
50 और 20 का जब आप गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आएगा। सिंपल है, इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है। आपका आंसर देखें ना तो चुटकियों में आ गया। तो बस आपको फॉर्मूले याद होंगे ना तो आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 672 रुपये और 3 वर्ष में 714 रुपये हो जाता है, तो वार्षिक दर आपको ज्ञात करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने को यहाँ पे क्या निकालना है, दर निकालना है। तो दर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, दोनों मिश्र धन में अंतर इंटू 100 बटे पहला वाला मिश्र धन, पहला मिश्र धन, इतना आप सभी लोग कर देंगे ना दोस्तों। अब आपको क्या करना है, दोनों मिश्र धन में अंतर, पहला मिश्र धन कितना था 714 था, दूसरा मिश्र धन कितना था 672 था। इतना आप सभी लोग कर लिए ना, करें ना। तो जब आप इसे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 42 आ जाएगा। इतना आप सभी लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे अपन लिखेंगे 42 इंटू 100, ये अपन किए ना। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, पहला मिश्र धन कितना था 672 था, यही आएगा ना, 672 था। तो बस आप इसे सॉल्व कीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों। यदि आप 4200 पे 672 का भाग लगा देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। आपका आंसर आ जाएगा 25/4%। ठीक है, 25/4% इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम और श्याम किसी काम को 10 और 15 दिन में पूरे कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम करते हैं, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, रमेश काम छोड़ देता है, तो शेष काम को श्याम कितने दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन पे क्या बोला है, राम किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 10 दिन में पूरा करता है। श्याम किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है दोस्तों, श्याम किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 आ जाएगा। तो राम की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी दोस्तों, राम की कैपेसिटी आ जाएगी 3 और श्याम की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यानी कि राम एक दिन में 3 काम करता है और श्याम उस कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 2 दिन में पूरा करता है। एक दिन में कितना काम करता है श्याम, 2 कार्य पूरा करता है। अब क्वेश्चन पे क्या बोला है, 2 दिन तक ये दोनों एक साथ काम करते हैं। तो राम प्लस श्याम, ठीक है, राम की यहाँ की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 और श्याम की वैल्यू कितनी है 2 है। ये कितने दिन तक एक साथ काम करते हैं, 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो 3 2 5, 5 × 2 = 10, यानी कि 10 काम को ये साथ में करते हैं। तो दोस्तों 10 काम को जब ये साथ में कर लिए, इसके बाद राम क्या करता है, काम छोड़ के भाग जाता है। तो अब कौन काम करेगा दोस्तों, श्याम काम करेगा। लेकिन 10 काम तो ये कर चुका ना, 10 काम कर चुका। तो यहाँ पे अब टोटल काम कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे टोटल काम बचेगा, टोटल वर्क कितना बचेगा, 30 - 10 = 20 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल काम कितना बचा, 30 - 10 = 20, यही बचेगा ना। यहाँ पे टोटल काम कितना बचा, 20। अब इस 20 काम को कौन पूरा कर रहा है, श्याम पूरा कर रहा है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे श्याम। टोटल काम यहाँ पे कितना बचा दोस्तों, 20 बचा। और श्याम की कैपेसिटी कितनी थी, श्याम की कैपेसिटी थी दोस्तों 2, इतने थे ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 10 दिन पे श्याम उस काम को पूरा करेगा। इतना आप सभी लोग समझ गए ना दोस्तों, 1 भी % का डाउट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यात्री यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और आधा भाग 24 किलोमीटर की घंटे चाल से 10 घंटे पे पूरा कर लेता है। तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपके साथ बहुत बार डिस्कस किया है। तो सबसे पहले अपन आधी दूरी को मान लेते हैं। ठीक है, आधी दूरी को अपन मान लिया 1 और यहाँ पे फिर से आधी दूरी को हमने मान लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने आधी दूरी को मान लिया x/2। ठीक है, सॉरी। ठीक है, सबसे पहले हम मान लिया कि यात्रा की कुल दूरी कितनी है, यात्रा की कुल दूरी है 2x। ठीक है, यात्रा की कुल दूरी कितनी है 2x हो गई। ठीक है, इस 2x पे आधा क्या हो गया, x हो गया और आधा क्या हो गया, x हो गया। यही रहेगा ना, 2x को अपन 2 भाग में डिवाइड कर लिया, x + x। ठीक है, तो इसमें से आधा भाग कितने भाग में है, 21 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से। ठीक है, और आधा भाग कितना है, 24 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से। कितने घंटे में पूरे करते हैं, 10 घंटे में पूरे करते हैं। हमने कुल दूरी कितनी मानी थी, 2x मानी थी, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, तो बस आप इसे सॉल्व कीजिए दोस्तों, आपका आंसर आ ही गया। ठीक है, आप इसका जब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 168 आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे कितना आ जाएगा 8x आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7x आ जाएगा और यहाँ पे 10 रहेगा ही। ठीक है, तो 8 7 कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 8 7 हो जाएगा, 8 7 15x हो जाएगा। ठीक है, और 68 के साथ हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया था तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1680 आ जाएगा। तो 1680 पे यदि आप 15 का भाग लगा देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 12 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई 12। ठीक है, ये आधे भाग की लंबाई आई है, लेकिन क्वेश्चन पे हमने कुल दूरी को कितना माना था, क्वेश्चन पे हमने कुल दूरी को माना था 2x, तो यहाँ पे कुल दूरी कितनी आ जाएगी, 112 का दोगुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 224 आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर है। दोस्तों आज वाले मैथ के क्वेश्चन को मैंने समझाने के लिए पूरी मेहनत की है, इसलिए आपका जवाब बनता है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि इस वीडियो पे करीब 500 लाइक आ जाते हैं ना तो मैं नेक्स्ट मॉडल पेपर बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मीटर 72 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की गति कितनी होगी। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको क्या निकालना है, यहाँ पे समय निकालना है, सॉरी ट्रेन की गति निकालना है, यानी कि चाल निकालना है। तो यहाँ पे गति कितनी आ जाएगी दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, ट्रेन की गति निकालना है, यानी कि चाल निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। इतने तो आप सभी लोग जानते हैं ना दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। लेकिन दोस्तों आप सभी लोग बोलेंगे यहाँ पे दूरी तो दी नहीं है, समय भी अच्छे से नहीं दिया है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, दूरी जब भी आपको निकालना पड़े ना तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रेन की लंबाई कितनी है 300 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 900 मीटर, इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो यही दूरी कहलाएगी। तो जब आप इन्हें जोड़ देंगे दोस्तों 300 और 900 को जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7200 आ जाएगा। इतना आप सभी लोग को पता है ना, 1200 आ गए, कोई डाउट तो नहीं है। 300 में अपन 900 को जोड़ दिए तो 1200 आ गई, यही कुल दूरी कहलेगी। और यहाँ पे समय कितना है दोस्तों, 1 मिनट 72 सेकंड। अब 1 मिनट को अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों 60 और 72 सेकंड तो यहाँ पे पहले से लिखा है। ठीक है, इतना ही आएगा ना। तो सॉरी दोस्तों यहाँ पे 12 सेकंड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट 12 सेकंड रहेगा। ठीक है, तो अपन ट्रेन की गति निकाल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी कितनी आई थी, दूरी तो दोस्तों यहाँ पे दूरी आई थी 1200, यहाँ पे दूरी कितनी आ गई थी 1200 मीटर। और यहाँ पे कितना है दोस्तों 1 मिनट 12 सेकंड है, यहाँ पे कितना है दोस्तों 12 सेकंड। तो 1 मिनट ये हो गया, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं दोस्तों 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 12 कर दे तो कितना होगा दोस्तों 72 हो गया। 72 आ गया, आप सभी लोग को समझ गए ना। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं, प्लस 12 सेकंड कितना होगा दोस्तों 60 में 12 को अपन जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 72 आ जाएगा। बस आपका आंसर आ गया 7200 पे आप 1200 पे आप 72 का भाग लगा दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। आप इसे सुधार लीजिएगा दोस्तों, मॉडल पेपर पे भी आप सभी लोग सुधार लीजिएगा। यहाँ पे 12 सेकंड रहेगा। ठीक है, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है तो उसके परिमाप का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों जब भी टाइप का क्वेश्चन है ना तो आपको क्या करना है, इसको अंडर रूट पे लेके जाना है। तो जब आप इसे अंडर रूट पे लेके जाएंगे तो 3√1 आ जाएगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन पे है, सॉरी यहाँ पे जब आप इसे लेके जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे √9/1 है तो इसका आपको अंडर रूट निकालना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3:1 आ जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहा। तो दोस्तों अभी तक हमने मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपकी मैथ के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको एग्जाम पे इसी तरह से सॉल्व करना है। दोस्तों आप याद रखना, यदि आप मैथ के पूरे क्वेश्चन को सही कर देते हैं ना तो आप मान के चलिए आपका यहाँ पे सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैथ के क्वेश्चन बहुत सारे लाते हैं आपके एग्जाम पे, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए टफ क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। यदि आप टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो सरल वाले क्वेश्चन तो यूँ ही कर लेंगे। ठीक है, इससे भी सरल क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आएंगे, आपको डाउट नहीं लेना है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है नई संसद भवन का आकार कैसा है। तो नई संसद भवन का आकार कैसा है, त्रिकोणीय है। आपने देखा भी होगा, ठीक है, न्यूज़ पे, मीडिया पे या फिर फ़ोन पे इसकी रील्स वगैरह भी आते हैं तो आपने उसे देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में सहकारिता मंत्रालय के अध्यक्ष कौन है। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन है दोस्तों, अमित शाह जी हैं, आप इन्हें जानते ही हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और अमित शाह वर्तमान कौन है, भारत के गृह मंत्री हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
खोंगजोम दिवस का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को लेने का मेरा एक रीजन है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि इस टाइम पे मणिपुर, नागालैंड ये चर्चित विषय हैं, ठीक है, पर चर्चित स्टेट हैं। तो इसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम पे कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पूछा है कि खोंगजोम दिवस का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो मणिपुर पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यानी कि VVP प्रोग्राम किस विलेज पे, किस सीमा पर चलाए गए हैं? आपको बताना है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस सीमा पर चलाया जा रहा है? तो चीन सीमा पर चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में होती है? तो दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया है कि समुद्र शक्ति हो गया और गरुड़ शक्ति हो गई, ये किन दो देशों के बीच होती है? भारत और इंडोनेशिया के बीच होती है। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। मैंने आपको पिछले वाले मॉडल पेपर पे बताया था कि इंडोनेशिया की राजधानी चेंज हो गई है, नुसंतारा हो गई है, ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया। तो अब इसका आंसर आप क्या बताएंगे? तो मैं आपसे फिर से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि श्रीलंका की राजधानी क्या है, ठीक है, नेपाल की राजधानी क्या है और अमेरिका की राजधानी क्या है? इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप क्वेश्चन नंबर 51 लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश द्वारा इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है? तो पुर्तगाल द्वारा इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुंगनाथ मंदिर कहाँ पे है? बताइए दोस्तों तुंगनाथ मंदिर कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य पे स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ कौन सा होता है? तो ट्रेटा एथिल लेड होता है, यानी कि TEL होता है, ठीक है, ट्रेटा एथिल लेड होता है, ठीक है। लेड को कभी कभी सीसा भी लिख देता है, तो आपको इसे याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आप क्वेश्चन कंप्लीट होने के कगार पे हैं, तो आप मेरे को कमेंट में बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आपके इस मॉडल पेपर में कितने स्कोर रहेगा, ठीक है। जितने स्कोर रहेंगे ना आप वहाँ पे कम्युनिटी टैब पे लगाऊंगा कि कितने कैंडिडेट के यहाँ पे कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ईमानदारी से जरूर बताइएगा कि मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था तो मेरे इतने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ठीक है, वीडियो को आप पॉज कीजिएगा, इसके बाद क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, इसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि मेरे 100 क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन सही हुए। ऐसा आप जैसे ही लिख के बताएंगे तो जो भी ऊपर वाले कैंडिडेट रहेंगे ना उनकी मतलब जो फोटो रहेगी मैं अपने चैनल पे जरूर लगाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक लाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? नीरज चोपड़ा जी हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू बाल लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पंजाब। पंजाब राज्य जो है तो राइट टू बाल करने वाला पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है? आपको सभी लोग को पता होगा कि शिवाजी के प्रशासन पे पेशवा किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री जी को कहा जाता था, प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो बताइए दोस्तों लॉर्ड डाफरिन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। लॉर्ड डाफरिन के कार्यकाल पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है कि माउंट एवरेस्ट किस देश पे है? दोस्तों जो क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत सरल है, लेकिन क्वेश्चन को गलत नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अधिकतर लोग यहाँ पे भारत से टिक करते हैं, मेरे को पता है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल पे है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है ना थोड़ा सा आपको सहम जाना है, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल पे है। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा दोस्तों? झारखंड। झारखंड यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। झारखंड राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए बहुत फेमस है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों अभी तक मैंने मॉडल पेपर के 100 क्वेश्चन को पूरी डिस्कस कर लिए। अब मुझे अब आपकी बारी है कि कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि 100 क्वेश्चन पे आपके कितने क्वेश्चन सही रहेंगे, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट के 100 क्वेश्चन में से जितने भी मार्क्स रहते हैं ना आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इससे मुझे पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। और जितने भी कैंडिडेट के अच्छे नंबर आएंगे मैं उसे अपने कम्युनिटी टैब पर जरूर लगाऊंगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, और उनके लिए एक गिफ्ट भी रहेगा। यदि आपके मार्क्स यहाँ पे 80 प्लस आ रहे हैं ना तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और व्हाट्सएप में मेरे को आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों यदि आप इन मॉडल पेपर की PDF को लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है दोस्तों? सिर्फ 49 रुपये पे करना है।
बहुत कम फीस है दोस्तों, सिर्फ 49 रुपये पे करना है और इन 5 मॉडल पेपर की PDF मैं आपको इसी टेलीग्राम मतलब व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दूंगा। ये 5 PDF है दोस्तों, बहुत ही कम प्राइस मैंने रखा है और बहुत ही लिमिटेड सोर्स रखा है मैंने, ठीक है। 500 क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन को आप 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं और आपको इतना ही अब पढ़ना है दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके पास आप रिवीजन वाला टाइम है। क्योंकि दोस्तों जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के 1 दिन आपके पहले आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, रिलैक्स करना है। इसलिए दोस्तों आपके पास 2 दिन का टाइम है, इस 2 दिन के टाइम पे इस PDF को जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, मेरी सलाह जरूर मानिएगा, इन PDF को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ 49 रुपये का प्राइस है। इन 49 रुपये वाले प्राइस को आपको क्या करना है दोस्तों, 7805982598 इस नंबर पे 49 रुपये पे करके इन 5 PDF को आप मेरे से ले लीजिए, मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। बहुत ही सिंपल रखा है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे यहाँ पे जाके फ़ोन पे या फिर गूगल पे कर देना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है स्क्रीनशॉट का, आप मेरे को भेजिएगा, मैं आपको वहाँ पे PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, इसी नंबर पे आप बता दीजिएगा, मेरा ही नंबर है, मैं वहाँ पे आपके डाउट भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू। और भी आपके मन पे जो भी डाउट हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ठीक है, फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरी ही ID है, आपका मन पड़े तो इन्हें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप सभी लोग ने मॉडल पेपर की गुणवत्ता को देख लिया है, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मॉडल पेपर को जरूर खरीदिएगा, ठीक है। यदि आप नहीं भी खरीदते हैं तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन यूट्यूब फॉर्म पे रहेगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपके पास 2 दिन का टाइम है, 2 दिन के टाइम पे आप उन 5 मॉडल पेपर की वीडियो को देख भी सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं, इसलिए आप उन मॉडल पेपर को जरूर खरीदिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू। आप सभी लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए।